हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो हमने कल स्टार्ट किया था 10th क्लास का 5th चैप्टर ज्योग्राफी का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि खनिज क्या हैं, खनिज को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो एक बार थोड़े से देख लेते हैं इसका कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। जो खनिज है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें लौह धातु, एलो धातु और बहुमूल्य खनिज आते हैं। ठीक है, लौह धातु कोबाल्ट, जस्ता व बॉक्साइट आदि आते हैं। बहुमूल्य खनिज में वो धातुएं हैं जो बहुत कीमती हैं, महंगी हैं, जिनकी प्रोसेस बहुत मुश्किल होती है इनका खनन करना। सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि इसमें आते हैं। और एलो खनिज से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत में एलो खनिजों की संचित राष्ट्रीय उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में जो एलो खनिज पाए जाते हैं वो इतने अधिक नहीं हैं जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और इनको विदेशों में बेच भी सके। तो ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, मतलब एलो खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, ये धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो तांबा है और बॉक्साइट है वो भारत में कहाँ कहाँ और कितना पाया जाता है। तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से कम है। घातवर्धक, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग बिजली का सामान बनाने और बिजली के उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। घातवर्धक का मतलब है कि ऐसी धातु है जिसकी प्लेटें बनाई जा सकती हैं। तन्य मतलब जिसके तार बनाए जा सकते हैं और जिसमें से करंट पास आसानी से होता है, यानी ताप सुचालक होने के कारण ये बिजली के उद्योगों में और बिजली के सामान बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बालाघाट, सिंहभूम जिला और खेतड़ी खदानें किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि तांबे के लिए कौन कौन सी खदानें हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना जो है वो कले जैसे दिखने वाले बॉक्साइट में पाया जाता है। बॉक्साइट की रचना, यानी बॉक्साइट जो निक्षेप है, जो जमाव है, उनकी रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम सिलिकेट एक तरह का नमक होता है, औषधीय नमक होता है, मतलब वैसा खाने वाला नमक नहीं है, एक औषधीय जिसको दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसा नमक होता है। और इनके विघटन से, यानी इन चट्टानों के टूटने फूटने से ही बॉक्साइट निक्षेपों की रचना होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का भी होता है और ताप सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धकता भी पाई जाती है। घातवर्धकता हमने अभी पढ़ा था कि जिसकी प्लेटें बनाई जा सके। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार जो मध्य प्रदेश में है, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर और कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये हम मैप के द्वारा समझेंगे आगे। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां वर्ष 2000 से 2001 में देश के लगभग 45% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहां कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। यानी बॉक्साइट के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा राज्य के पंच पतमाली जो निक्षेप है वहाँ पर, और ये कहाँ पर है? कोरापुट जिले में। ठीक है, उसके बाद रोचक तथ्य है, एल्यूमिनियम की खोज के बाद, यानी एल्यूमिनियम एक टाइम पर इतना महत्वपूर्ण था, इतना कीमती था कि जो सम्राट नेपोलियन था वो अपने जो मेहमान होते हैं उनको ही सिर्फ, जो खास खास मेहमान होते हैं उनको ही सिर्फ इनके बने बर्तनों में भोजन खिलाते थे। बाकी सभी जो आम उनके मेहमान होते थे उनको सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। और इस घटना के 30 साल के बाद जो पेरिस में भिखारी होते थे उनके पास भी एल्यूमिनियम के बर्तन होना एक आम बात हो गई थी। उसके बाद अधात्विक खनिज, यानी अधात्विक खनिज जिनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। इसमें है अभ्रक। सबसे पहले अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, यानी पत्ते की तरह प्लेटों के रूप में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है।
चादरें आसानी से इसकी बनाई जा सकती हैं। ये परतें इतनी बारीक होती हैं कि 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर में ही आ सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, नीले, पीले, भूरे व किसी भी रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति, ऊर्जा, हार्ट्स का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य एवं महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। यानी ये गुण है इसमें जिनकी वजह से इनको इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। यानी छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पाया जाता है। तो जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर इसके बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक है। और राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। यानी राजस्थान में जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है वो कहाँ है? अजमेर के आसपास। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। यानी आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर है जहाँ पर अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद है चट्टानी खनिज, यानी जो चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें है सबसे पहले चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानें हमने पढ़ी थी 3 तरह की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो इस तरह से अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। यानी जो सीमेंट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ चाहिए वो है चूना पत्थर, और जो लोहा प्रगलन यानी लोहे को गलाने के लिए जो भट्टियाँ बनी होती हैं उनके लिए भी किया जाता है। ये डायग्राम हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस राज्य में चूने पत्थर का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक पाया जाता है 16% वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 15%, राजस्थान में 15%, गुजरात में 11%, तमिलनाडु में 9% और जो बाकी जितने राज्य हैं उस सब में 34% पाया जाता है। ठीक है। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसको आप समझ सकते हैं कि जो खनन करते हैं बहुत गहराई से कोयले को निकालना पड़ता है, धूल भरा क्षेत्र होता है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हैं तो उनको फेफड़ों संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, कोयले की खदानों में आग लग, खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। यानी जो जल के स्रोत होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खता लगने से भूमि में मिट्टी का अवक्षय हो जाता है। भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। यानी अगर हम खनन को घातक उद्योग बनने से रोकना है हमें, तो हमें कड़े से कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संबंधी कानून भी अपनाने पड़ेंगे। तो खनिजों का संरक्षण, खनिजों को कैसे बचा सकते हैं, क्यों हमें उनके बचाने की आवश्यकता है? तो हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेप और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। यानी हम बहुत अधिक मात्रा में खनिजों पर आधारित हैं, निर्भर हैं, हमारे उद्योग खनिजों पर आधारित हैं। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपट्टी का 1%। ठीक है। तो हमें भूप्रपट्टी के केवल 1% में ही खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम खोद कर निकाल सकते हैं, खनन कर सकते हैं। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। यानी इन खनिज पदार्थों को बनने में तो लाखों वर्ष लग चुके हैं, लेकिन हम उनका उपयोग बहुत तेज गति से कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं धीमी हैं, उनके निर्माण में बहुत समय लग जाता है। उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनका जो पुनर्चक्रण है, पुनर्भरण है, उसकी दर बहुत सीमित है, कम है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण योग्य है।
समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में भी कमी आती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम से कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, उसका विकास करना पड़ेगा, तभी हम खनिज संसाधनों को बचा सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। धातुओं का पुनर्चक्रण, रति धातुओं का प्रयोग तथा प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है, धातुओं का जो हमें मान लो हमने एक बार धातु को प्रयोग कर लिया, टूटने फूटने पर उसको दोबारा से गलाकर उसका दोबारा से प्रयोग करना ही धातुओं का पुनर्चक्रण कहलाता है। इस तरह से हम धातुओं को या खनिज पदार्थों को बचा सकते हैं। उसके बाद है जो हमने खनिजों का तीसरा प्रकार पढ़ा था, ऊर्जा संसाधन, यानी वो संसाधन जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए जरूरी है। खाना पकाने में, रोशनी, ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में डिवाइड किया गया है। परंपरागत साधन में जो हम वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से हम जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, तो वो है लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी बहुत समय पहले हमने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसमें दोनों विद्युत जैसे ताप, जल विद्युत व ताप विद्युत दोनों शामिल हैं। गैर परंपरागत संसाधन जिनको हमने हाल ही के वर्षों में प्रयोग करना शुरू किया जैसे सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय, इसमें बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा भी शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुत अधिक मात्रा में मिलने के कारण इनका प्रयोग बहुत अधिक है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से ही प्राप्त किया जाता है। किन दो साधनों से? लकड़ी और उपले से। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का जो उपयोग है उनको हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो खेत में खाद बनाने के रूप में किया जा सकता है, जिससे खेत की उर्वरता बढ़ सकती है। परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें सबसे पहले कोयला। भारत में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जिसमें गले सड़े जीवों के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, जो जीव दबने के कारण वो गल सड़ जाते हैं, उनके अंश इसमें पाए जाते हैं। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। यानी जो हम आवश्यक ऊर्जा हमें मिलती है वो हमें किससे मिलती है, उसके लिए हम किस पर निर्भर है? कोयले पर। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक सड़ने से हुआ है। इनके संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले के रूपों में भी अंतर पाया जाता है, अनेक रूपों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कोयला 4 भागों में बांटा गया है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, यानी पीट निकलता है, जो क्षय हो रहे हैं, जो पादप, जो पेड़ पौधे गल सड़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। सबसे पहले है पीट कोयला। ठीक है, यहाँ पे पहला है, जिसमें जो सबसे घटिया किस्म का होता है वो है पीट कोयला। उसके बाद थोड़ा सा जो सेकंड लेवल पे आता है वो है लिग्नाइट। यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख जो भंडार हैं वह तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि लिग्नाइट कोयले के भंडार हमारे भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु के नेवेली में, और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्य, ये तीसरा प्रकार है कोयले का। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सबसे अधिक कौन से कोयले का प्रयोग किया जाता है? बिटुमिनस कोयले का, जिसका लोहे के परगलन में विशेष महत्व है। और सबसे ऊंची कोटि का जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। यह कठोर कोयला है।
भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है, यानी दो ऐसे युग जिनमें हमारी जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ, जिसमें एक गोंडवाना जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शीयरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं, गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्शीयरी कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। ये वो क्षेत्र हैं जिनको बने हुए कम साल हुए हैं, जिनका निर्माण हुए लगभग 55 लाख साल ही हुए हैं। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, यानी एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग करने में इसका भार घटता जाता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं, ताकि इनको ढोने में जो आसानी हो सके, ढोने में इनका खर्चा कम हो सके। उसके बाद है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का। दूसरा प्रयोग किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का। और यह दूसरा प्रमुख साधन है ऊर्जा के लिए। ठीक है, यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। यानी मशीनों के लिए जो डीजल वगैरह, तेल वगैरह की आवश्यकता होती है, और जो हमारे उद्योग हैं उसमें विनिर्माण जो कार्य होता है उसके लिए कच्चे माल का कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोड या एक मुख्य बिंदु का काम करता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शीयरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। यानी जो अधिकांश जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जो चट्टानें टर्शीयरी युग में बनी, ठीक है, और उनके जो भ्रंश ट्रैप होते हैं, यानी ऐसी प्लेटें होती है जहाँ पे दरारें हो, तो उनमें इन संरचनाओं का मतलब पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन होता है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है, जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, यानी वो परत जहाँ पर तेल पाया जाता है तो वो बालू पत्थर होता है। ऐसी परतें होती हैं वहाँ पे जो तेल को रिसने से बचाती है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। ठीक है, मतलब जैसे पत्थर होता है एक तरह से, वहाँ से तेल जो है आसानी से ना तो नीचे जाए, मतलब मिट्टी में रिसने से इसको रोकता है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है, यानी दरारों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर तैरती है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग जो है वो मुंबई हाई से, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहां पर डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पेट्रो रसायन उद्योग जहाँ पर पेट्रोल से प्राप्त चीज़ों का निर्माण किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। यानी ये ऐसी गैस है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है और इसलिए इसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निहित क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण है, जहां प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम में उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। यानी एक पाइपलाइन बिछाई गई है जो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर में जाकर मिलती है, जहाँ से प्राकृतिक गैस को सप्लाई किया जाता है।
इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है, यानी इस जो पाइपलाइन के द्वारा भारत में जो है गैस उत्पादन को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है, यानी गाड़ियों में सीएनजी का आजकल कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने वाली गैस है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आज के समय में हमारे जितने भी उद्योग हैं वो बिजली पर ही निर्भर है, विद्युत पर। विद्युत से ही बिजली जो मशीनें हैं वो चलाई जाती हैं, या आम हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हम बिजली पर इतने अधिक निर्भर हो चुके हैं कि विद्युत के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो जो विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा, अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत, यानी किसी भी तरीके से जल विद्युत को बनाओ तो वो एक जैसी ही होगी, ठीक है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य मतलब ऐसे संसाधन हैं जो एक बार यूज करने के बाद जिनका प्रयोग हम लगातार करते रहते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो जल ऐसा ही है, सीमित मात्रा में नहीं है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ये कैसी हैं? जो विद्युत जिनसे बनाई जाती हैं, और ये नवीकरणीय संसाधनों से उत्पन्न इनसे विद्युत की जाती है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। यानी जो ताप विद्युत है वो कैसे? कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के प्रयोग से की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरणीय और योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। भारत में लगभग 310 ताप विद्युत ग्रह हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी जो संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। यानी एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये हमारे जो हमारे परंपरागत संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे, तो हमें किन पर निर्भर होना पड़ेगा? जो हमारे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है, ठीक है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं उत्पन्न करता है। इसलिए हमें नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा जो अवशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा पैदा की जाती है जैसे बायोगैस है, ठीक है, उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जो गैर परंपरागत संसाधनों पर आधारित है। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा क्या होती है? परमाणु तथा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है, जैसे यूरेनियम से, थोरियम से, ठीक है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा निकलती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत, यानी एक तरह का रेत है जिसका नाम है मोनाजाइट, इसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। उसके बाद है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के आसपास है। तो यहाँ यह जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी धूप यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। एक तकनीकी है फोटोवोल्टाइक जिससे धूप को विद्युत में बदला जाता है। भारत के ग्रामीण तथा जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधापुर में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है, ठीक है।
ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर घरों में उपले तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की जो पर्याप्त आपूर्ति होगी, यानी खेतों को भी भरपूर मात्रा में खाद मिलने लगेगा। पवन ऊर्जा, भारत का अब विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी भारत में जो पवन बिजली, हवाओं से जो बिजली बनाई जाती है उसमें पवन महाशक्ति का दर्जा भारत को प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है, यानी तमिलनाडु जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर हवाएं इतनी तेज होती है कि वहाँ से पवन चक्कियों के द्वारा बिजली बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए किए जाते हैं। बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मतलब जो कचरा होता है उनको संपीड़न से बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। किसान दो प्रकार से लाभान्वित होते हैं, एक तो ऊर्जा मिलती है, दूसरा पशु जो इससे खाद बन। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार यानी समुद्र की जो लहरें हैं उनसे भी, उनकी तरंगों से भी बिजली बनाई जाती है जिसको हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में संकरी खाड़ी नुमा यानी जो खाड़ी होती है उसमें पानी अंदर तक आ जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही पानी रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है, यानी जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, वहाँ पर ऐसी स्थिति है, आदर्श दशाएं हैं जहाँ पर तरंगों के द्वारा बिजली बनाई जा सकती है। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा, यानी जो भूमि की गर्मी है उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से यानी बहुत अधिक गर्म होती जाती है, ऊष्मा निकलती है बहुत अधिक। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर यानी कम गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर गर्म हो जाता है और ये इतना गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर ऊपर उठने लगता है, यह भाप में बदल जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने में और विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, बिजली बनाने के लिए। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी जो लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है, यानी ये 2 योजनाएं कहाँ पर है, हिमाचल और लद्दाख में। फिर है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, हमें क्यों बचाना चाहिए ऊर्जा के संसाधनों को। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की एक आधारभूत जरूरत है। राष्ट्रीय विकास के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए हमने बहुत बड़ी मात्रा में इन ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग किया। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है, यानी हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए तथा हमें आवश्यकता होने पर ही ऊर्जा के संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रख सकें, उनको भी ऊर्जा के संसाधन या ऊर्जा के जो स्रोत हैं हमारे उपयुक्त मात्रा में प्राप्त हो सकें।